हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और आज हम करेंगे इसका 5th पार्ट। इस चैप्टर के 5th पार्ट में हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट जो है ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर हर तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। So, balanced diet consists of all the nutrients in appropriate proportions as required for proper growth and development of the body। यानी कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जिस अमाउंट में, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट से हमें मिलते हैं, तो उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कुछ आ जाएगा बैलेंस डाइट में फिर? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। और ना सिर्फ कि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बैलेंस डाइट में, बल्कि ये अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। बैलेंस डाइट जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी अच्छी हेल्थ को सपोर्ट करती है, और कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ से भी हमें बचा के रखती है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट के ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ज़्यादातर लोग जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स को वीट एंड राइस से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि गेहूं और चावल से। ये जो हम चपाती खाते हैं, रोटी जिसको कहते हैं, फुल्का भी कहते हैं, या हम पैनकेक्स भी कहते हैं, या हम जो ब्रेड्स खाते हैं, या फिर राइस से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ये सारे किस चीज़ के सोर्सेज हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वीट एंड राइस से कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन करती है। हालांकि हमें अपनी जो डाइट है ना उसके अंदर और भी अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि मिलेट्स हैं, जैसे कि ज्वार का आटा हुआ, बाजरे का आटा हुआ, रागी का आटा हुआ। कई तरह के जो मिलेट्स हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। और हर तरह का जो फूड है, हर तरह का जो सीरियल है, ये हमें अलग अलग तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं ना, तो हमने अपने फूड में वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को इंक्लूड करना है, जिसमें कि वीट एंड राइस के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, राजगिरी का आटा या कुट्टू का आटा जिसको हम बकव्हीट फ्लावर भी कहते हैं, और कई तरह के इस तरह के सीरियल्स होते हैं जो कि हमें ना सिर्फ गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, बल्कि हमें कई तरह के और विटामिन्स एंड मिनरल्स वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलती हैं? देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रोटीन्स के सोर्सेज को, कि प्रोटीन्स जो है वो हमें पल्सेस से, यानी कि दालों से मिलती हैं, सोया से मिलती है। सोया इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो चिकन से या फिश से प्रोटीन्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। इट मीन्स हमें हर तरह की जो दालें हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और ये नहीं है कि अगर एक दो तरह की दालें पसंद है तो वही खाई जानी है, बदल बदल के खानी है। जैसे हर रोज़ अलग दाल हो, या कभी कभी कम्बिनेशन ऑफ पल्सेस हो। सोया को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसी तरह से जो सोया से बनने वाला टोफू होता है वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको भी अपनी डाइट में हमने इंक्लूड करना है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स भी हमारी बैलेंस डाइट का बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। लेकिन आजकल जो है ना, लोग वो घी को या फैट्स को इतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन
फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे देसी घी की हम बात करते हैं ना, तो हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देसी घी, या जिसको हम कह दें कि जो गुड फैट्स हैं, वो ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। क्योंकि जो वाइटामिन्स होते हैं ना, जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। तो अगर हम गुड फैट्स लेते हैं तो ये जो फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ये अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब और असिमिलेट हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए भी फ़ैट्स जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो फ़ैट्स जो हैं वो कोई विलेन नहीं है, बल्कि हमें अच्छी हेल्दी फ़ैट्स लेनी है, गुड फैट्स कंज्यूम करनी है। ये जो ट्रेंड है कि घी नहीं खाना या देसी घी नहीं खाना, दिस इज़ वेरी बैड। थोड़ा थोड़ा देसी घी जो है वो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है, वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन में हेल्प मिलती है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। बच्चों को तो स्पेशली फ़ैट्स जो है वो ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने फ्राइड चीज़ें खानी शुरू कर देनी है, अब हमने पकौड़े और समोसे और इस तरह की जो फ़ास्ट फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा खानी शुरू कर देनी, नहीं, वो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। हमने हर चीज़ को अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। तो ये नहीं कि अब फ्राइड खाने पे लग जाएंगे, लेकिन अच्छी फ़ैट्स को, गुड फैट्स को इंक्लूड करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में। अच्छा, अब ये फैट्स जो हैं वो हमें कौन सी चीज़ों से मिलती हैं? अभी हमने बात की घी से मिलती हैं, ठीक है, मिल्क से मिलती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट सीड्स से हमें फैट्स मिलती हैं, सनफ्लावर सीड्स से मिलती हैं, राइस ब्रैन ऑयल भी आपने सुना होगा, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, कैस्टर ऑयल। तो ये सारे जो है ना, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। और अब हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स के बारे में भी हम पहले लेक्चर में पार्ट 3 में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वाइटामिन की टाइप्स, सोर्सेज हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो वाइटामिन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में कौन से आ जाएंगे? विटामिन बी एंड सी आ जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी ऑफ वाइटामिन्स को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे क्या हैं? ये हैं फैट सॉल्युबल। और अलग अलग फूड कंपोनेंट्स से हमें अलग अलग तरह के विटामिन्स जो है वो मिलते हैं। इसी तरह से मिनरल्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें हमने डिस्कस किया था कैल्शियम के बारे में, है ना। तो कैल्शियम हमें मेनली कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है ना, मिल्क से। अच्छा, मिल्क से हमें फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, फैट्स भी मिलते हैं, वाइटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो देख लो फिर मिल्क जो है वो कितना अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो कई बारी ना बच्चे कहते हैं कि हमें दूध पीना पसंद नहीं है, तो ये बात गलत है। सभी बच्चों के लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो कितनी तरह के जो हैं हमें न्यूट्रिएंट्स दूध से या मिल्क से मिलते हैं। सो दूध को भी हमारी जो डाइट है उसमें हमने इंक्लूड करना है। कभी कभार नहीं पीना, रेगुलरली पीना है मिल्क, ठीक है। इसी तरह से रफेज की बात करते हैं, यानी कि फाइबर गिविंग फूड। ज़्यादा फाइबर जब हम खाएंगे तो उससे क्या है, हमारी गट हेल्दी होगी। जो हमारी गट है ना, उसकी बाउल मूवमेंट ईजी हो जाएंगी, तो कब्ज़ नहीं होगी। जो वेस्ट है, फूड वेस्ट है, वो जो है वो ईजिली बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाएगी, उसका रिमूवल ईजी हो जाएगा। सो हेल्दी गट के लिए, गुड बाउल मूवमेंट के लिए रफेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? देखो, ये हमें मिलेगा फाइब्रस फूड से। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो सैलड्स हैं, है ना, वो हमें रफेज देते हैं। तो आपने गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स को और सैलड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सैलड नहीं खाते, खाना है, सैलड भी खाना ज़रूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे हम घिया नहीं खाते।
कुछ कहते हैं हम भिंडी नहीं खाते, कोई कहते हैं हम कद्दू नहीं खाते। ये भी गलत बात है। हर तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने खानी है, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या कोई और वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि हर वेजिटेबल जो है वहाँ से हमें अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। अच्छा, तो फिर अब हम अगर बैलेंस डाइट को सम अप करें तो फिर बैलेंस डाइट में क्या कुछ आ जाएगा? देखो, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बैलेंस डाइट में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि कई तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगे, जैसे कि पालक है, साग है, मेथी है, धनिया है, ठीक है। इसी तरह से और कई तरह की वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि बॉटल गॉर्ड है, भिंडी है, आलू हैं, टमाटोज़ हैं, ब्रिंजल्स हैं, कई तरह के वेजिटेबल्स जो हैं वो आ जाएंगी और फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, या बनाना है, या कस्टर्ड एप्पल है, या पियर है, या फिर एप्पल है, ग्रेप्स हैं, चेरीज़ हैं, वाटरमेलन है। हर तरह का फ्रूट जो है वो हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। या सीरियल्स हैं जिनसे कि हमें चपाती, रोटी या ब्रेड मिलती है, जिसमें कि हमने व्हीट एंड राइस के अलावा और भी कई तरह के सीरियल जैसे कि मिलेट्स को इंक्लूड करना है। फिर हमने सैलेड जो है वो भी लेना है, सब्ज़ी दाल भी लेनी है। इसी तरह से बटर मिल्क या कर्ड, ये भी जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। कर्ड के अंदर, योगर्ट के अंदर, बटर मिल्क के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये हमारी गट को हेल्दी रखते हैं। तो हमने छाछ पीनी है, दही खाना है और मिल्क भी ज़रूर पीना है। ये नहीं है कि हमने सारी चीज़ें एक ही बारी खानी शुरू कर देनी है, ऐसा भी नहीं करना, फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर ओवरवेट हो जाएंगे। हर चीज़ जो है वो बदल बदल के लेनी है, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेनी है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ना तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ना ही क्वांटिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अपनी जो डाइट है उसको चेंज करते रहना है, कोशिश करनी है वैरायटी ऑफ सीरियल्स, वैरायटी ऑफ पल्सेस, वैरायटी ऑफ सब्ज़ी इसको इंक्लूड किया जाए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलेड्स को कंज्यूम किया जाए, ठीक है। इसी तरह से बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट या मिल्क, इन चीज़ों को भी हमने अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। हर तरह के फ्रूट्स खाने हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स खानी हैं, तभी हमें मिलेगी बैलेंस्ड डाइट। और जब बैलेंस्ड डाइट मिलेगी तो क्या होगा? बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो ओवरऑल हेल्दी रहेगी, हम रहेंगे फिट एंड फाइन। सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस्ड डाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन? द कंडीशन where proper nutrition is not provided to the individual, that is known as malnutrition। देखो, अभी हमने बैलेंस्ड डाइट की बात की थी, लेकिन बैलेंस्ड डाइट हर एक को नहीं मिल पाती। कई बारी बहुत पुअर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं जिनको तो फूड ही नहीं मिल पाता, बैलेंस्ड डाइट तो बड़ी दूर की बात है। तो अगर फूड ही ना मिले, यानी कि स्टारवेशन हो जाए, तो वो क्या है? वो मेल न्यूट्रिशन है। तो इस तरह का जो है ना मेल न्यूट्रिशन, जिसमें ना प्रोटीन मिल रही है ना एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना, वो भी नहीं मिल रही है। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM या प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन या PCM भी कह देते हैं, जिसमें क्या है, ना प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है, ना ही एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है। ऐसी कंडीशंस में तो ज़िंदा रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न हो जाता है, एंड इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द चिल्ड्रन लिविंग इन वेरी पुअर फैमिलीज़, जिसको हम कि इवन बिलो पॉवर्टी लाइन कह देंगे, कि जिनको फूड ही नहीं मिल पाता है। और अगर मिलता है तो बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसे कि क्वेशरकर और मरासमस के केस में होता है। अब ये क्या होता है, चलिए ये भी देखते हैं। मेल न्यूट्रिशन की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं क्वेशरकर। तो क्वेशरकर में क्या होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चे
या 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये मेल न्यूट्रिशन देखा जाता है। और ये बेसिकली जो है एक प्रोटीन डेफिशिएंसी का मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें कि बच्चे को अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल पाती। और जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए या प्रोटीन्स जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में ना मिले तो क्या होगा, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, डिलेड ग्रोथ, स्वोलन स्टमक। आप यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे बच्चे का जो पेट है वो फूला हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कि फूला हुआ और सूजा हुआ सा जो पेट है वो दिखाई देता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, यानी कि कई तरह की बीमारियां जो हैं वो बार बार लगती रहती हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां लगते रहना उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। इसी तरह से डायरिया बड़ा कॉमन हो जाता है, यानी कि लूज मोशन जो है वो लगे रहते हैं ज़्यादातर। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाले मेल न्यूट्रिशन को हम क्वेश्योरकर कहते हैं, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चे या 3 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज नोन एज मरासमस। मरासमस में क्या है, फूड ही नहीं प्रॉपरली मिल पाता, यानी कि लैक ऑफ सफिशिएंट फूड, खाना ही नहीं मिलता। और अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो सर्वाइवल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, फैट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होते हैं मरासमस के? फर्स्ट सिम्टम इज़ वेस्टिंग ऑफ मसल्स, यानी कि बच्चे की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, ये बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, वेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और वीकनेस हो जाती है, यानी कि बहुत कमज़ोरी हो जाएगी, और वेरी थिन बॉडी, बहुत पतली सी बॉडी हो जाएगी। आप यहाँ पर ये फिगर देखो, देखो इस बच्चे की जो रिब्स हैं, यानी कि जो चेस्ट की बोन्स हैं, वो भी हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं, और पतली पतली सी आर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है ना आर्म्स की वो बहुत वीक हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं। और जब फूड ही नहीं मिल रहा प्रॉपर तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, तो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो बॉडी की नहीं हो पाएगी। सो दिस इज अबाउट मरासमस, अ काइंड ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो हमने पहले डिस्कस किए हैं मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि क्वेश्योरकर या मरासमस, उनसे बिल्कुल अलग है। ये क्या प्रॉब्लम है? इसको हम कहते हैं ओबेसिटी, जिसको कि आप ओवरवेट भी कह सकते हो, फैट भी कह सकते हो, जिसको हम मोटापा भी कह देते हैं। तो कई बार ये होता है ना, बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, तो ओवरवेट होना या मोटा मोटा होना ये भी कोई अच्छी हेल्थ की निशानी तो नहीं होती। तो इसमें होता क्या है, ओवर ईटिंग और मोर कैलोरी इनटेक, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है बॉडी में उससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज़ कंज्यूम कर लेना। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, जैसे कि जंक फूड खाना। आजकल बच्चे जो है ना, कई बार ये पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इनके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। देखो ये चीज़ें कभी कभी खाना, थोड़े अमाउंट में खाना अलग बात है, लेकिन अगर फूड हैबिट्स ही बन जाए, ज़्यादातर जो बच्चा है ऐसी जंक फूड आइटम्स के ऊपर ही फीड करना शुरू कर दे, तो वो भी जो है वो मोटापा लाएगा, यानी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। और इसका एक और रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, जो बच्चे होते थे ना वो शाम को गलियों में इकट्ठे होके खेला करते थे, और ये जो खेल होती थी ना, यही उनकी एक्सरसाइज होती थी, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। आजकल ये ट्रेंड तो बहुत कम हो गया। आजकल बच्चे जो है ना वो खेलते हैं मोबाइल पे गेम्स। तो जो मोबाइल की गेम्स हैं उनसे क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज तो होती नहीं, एक जगह पे फिर बैठे रहते हैं, उससे क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो उससे भी जो हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं या जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता, कैलोरीज जो है यूज़ नहीं हो पाती, तो उससे भी ओबेसिटी या मोटापा जो है वो बढ़ता है। इसी तरह से मोर वेट इन प्रोपोर्शन टू हाइट, के प्रोपोर्शन से वेट ज़्यादा होना, फैट अकमुलेशन हो जाना,
जिसको कहते हैं ना चर्बी जमा हो गई है, तो फैट अकमुलेशन हो जाना, ये जो है ओबेसिटी, ये भी एक न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि हम कह सकते हैं कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इस चैप्टर को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फूड के अंदर जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, वो सब न्यूट्रिएंट्स हमें अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तभी जो है हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है और सभी को खाना मिलना चाहिए, सभी को बैलेंस डाइट जो है वो मिलनी चाहिए। मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए तो फिर ओवर ईटिंग के कारण ओबेसिटी भी नहीं होनी चाहिए। देखो ओबेसिटी में ना कई बार हार्मोनल रीजंस भी हो सकते हैं। सो सभी को फूड मिले, सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में मिले, किसी को भी मेल न्यूट्रिशन ना हो। दिस वे फूड कैन हेल्प अस टू हैव गुड एंड हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी के अंदर होता है healthy and sound mind. So that is all about the chapter food, where does it come from. अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.